तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, और इसमें क्या क्या हमको समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो कोशिका का मैं पहले में समझना होगा कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है। तो जो कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हम साइटोलॉजी में ही कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करने के बाद हमें क्या समझना है वो देखो देखो कोशिका के बारे में हमको समझना पहले पड़ेगा कि सभी जो जीवधारी हैं वो सभी कोशिका से बने। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जितने भी जीवधारी हैं, मतलब जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे कोशिका से बने। ठीक है, कुछ कोशिका एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, कुछ कोशिका जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कुछ बहुकोशिका होते हैं, यानी कोई एक कोशिका वाला है जो केवल एक कोशिका से ही बना है, और कुछ जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसके आगे। तो जो कोशिका की खोज की थी, अगर हम देखें कि कोशिका की खोज किसने की थी और इसको जनक किसे कहा जाता है, तो कोशिका की खोज जो है साल 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, और भी उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो वो थी मृत। ठीक है, वो मृत कोशिका थी। और उसके बाद फिर जो जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे, जीवित कोशिका की, तो वो थे एंटोनी वॉन लीवन-हॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवन-हॉक। तो लीवन-हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, और अगर जो मृत कोशिका की बात है तो वो उन्होंने किसकी ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका की खोज लीवन-हॉक ने। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था वो समझते हैं। तो कोशिका के सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत देने वाले दो व्यक्ति थे, पहला था स्लाइडन, ठीक है, और दूसरे थे स्वान। ठीक है, दो कोशिका खोज करने वाले व्यक्ति थे। अब देखते हैं, अगर हम देखें तो कोशिका भी कुछ बहुत सारी प्रकार की होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कोई लंबी होती है, कोई पतली होती है, ऐसे बहुत सारी कोशिका होती हैं। ठीक है, तो हम पहले कोशिका के बारे में समझते हैं। तो पहली जो छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा। अगर हम कोशिका की सबसे छोटी कोशिका बात करें तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और जो बड़ी है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं मानव में छोटी कोशिका। ठीक है, मानव में छोटी कोशिका कौन सी है, तो वीर्य, जिसको हम शुक्राणु या फिर इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ठीक है, यही है। उसके बाद फिर मानव में बड़ी कोशिका कौन है, तो मानव में कोशिका सबसे बड़ी होती है वो है अंडाणु। अब समझते हैं मानव में लंबी कोशिका, यानी मानव में लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो है न्यूरॉन। ठीक है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। ठीक है, और तेज विभाजन वाली जो कोशिका है, जो सबसे तेज विभाजित हो जाती है, जिसको हम आधा काटने के बाद फिर से वो विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है, तो वो है आपका लीवर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं और हिंदी में यकृत कहते हैं। ये रिसाइकलेबल होता है। ये कैसा होता है, रिसाइकल होता है, मतलब इसको काट देने के बावजूद ये फिर से अपने आप से रिकवर हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कोशिका के बारे में। तो जो कोशिका है वो कोशिका बनी होती है ऊतक से। ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है पूरा का पूरा शरीर। ठीक है, यानी पहले कोशिका होती है, फिर ऊतक, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और फिर पूरा शरीर बन जाता है। ठीक है, आपको डाउट नहीं, चलिए देखते कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर हम समझते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली, जिसको हम माइक्रो ब्रेन कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश में मेम्ब्रेन, यानी इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, या फिर कोशिका झिल्ली, या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो बाहरी जो ऐसे करके बने हैं इसको कहते हैं भित्ति।
ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भित्ति कहते हैं। और जो अंदर होती है उसे कहते हैं झिल्ली, ठीक है। ये बाहर की भित्ति, अंदर की झिल्ली, ठीक है। अब देखो, जो कोशिका भित्ति झिल्ली होती है फिर भित्ति होती है, वो पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है प्रोटीन से, ठीक है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो वो प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं, ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे जितने भी कोशिका के अंग हैं वो सब इसी में रहते हैं। कोशिका के अंग धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। कोशिका भित्ति, ठीक है, यानी वॉल। कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में वॉल कहते हैं। ये केवल केवल प्लांट में पाई जाती है, केवल केवल प्लांट यानी पादप में, ठीक है। उसके बाद ये किससे बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पादप में, सेल्यूलोज की, ठीक है। ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है पौधे को, ठीक है। उसमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम समझते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं हिंदी में, सूत्रकणिका। इसकी खोज जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे अल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो वो की थी अल्टमैन। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो वो की थी अल्टमैन, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ी अच्छे से पढ़िएगा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत सरल में मैंने लिखा है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये श्वास में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो इस सांस को अंदर लेकर जाती है। हर एक कोशिका को ये सांस जो वायु होती है वो प्रदान करती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं को मिल जाता है। अगर यह जो है अच्छे से काम नहीं करती है तब बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हमारे अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी पर्याप्त मात्रा में, जिससे वे कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती हैं। और जब यह कोशिका कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारे जो हड्डी या फिर मांस होते हैं उसमें दर्द पैदा कर देती है। एक बार अगर जो इसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है तो फिर ये दर्द बन जाती है और ये आपको बहुत परेशान करती है, ठीक है। तब आपको टैबलेट ही खाना पड़ता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो समझते हैं ये क्या करती है, श्वास में ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद एक क्रेब्स होता है, क्रेब्स साइकिल में 138 जो है एटीपी बनते हैं, ठीक है। 38 एटीपी बनते हैं, क्रेब्स साइकिल होती है अंदर जो चलती है, ठीक है। उसमें 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज में क्या कहता है, ऊर्जा देता है, ठीक है, ऊर्जा देता है। अब जैसे हम समझते हैं कोशिका के अंदर, तो कोशिका और ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का पावर है, ठीक है। कोशिका क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा हमें क्या करती है, पावर देती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम समझते हैं कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं और सबके काम भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कोशिका के अंदर पहले तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर होता है गोल्गी बॉडी, फिर होता है वैक्यूल्स, फिर होता है राइबोसोम, ठीक है। फिर ईआर, यानी इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और फिर जो है 30 सेल होती है अंदर, ठीक है। इन सब के हम अच्छे से धीरे धीरे कार्य देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी को समझते हैं, तो इसे हमें कैमिलो गोल्जी, ठीक है। ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन करती है, ठीक है। गोल्गी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, हमने समझ लिया, ठीक है। अब क्या होता है, वैक्यूल्स, हम समझते हैं वैक्यूल्स यानी रसधारी। ये क्या करती है, जल का संग्रह करती है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करता है, जल का संग्रह करती है, ठीक है। अगला है तारककाय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या होती है वो देखते हैं। तो सेंट्रोसोम की खोज जो थी तो वो की थी बोबरी ने, किसी की थी, बोबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे बोबरी, ठीक है। अब समझते हैं इसका कार्य। इसका कार्य क्या होता है, देखो, कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण, यानी सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का निर्माण करता है, उसे रिसाइकल करता है। जहाँ की कोशिका मर जाती है वो वहाँ पर से फिर से उन्हें उत्पन्न करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लीवर क्या है, कोशिका विभाजन कर लेता है, यानी अगर जो लीवर में हम क्या करेंगे, उसके 50% भाग को काट देंगे तो वो आधा बचेगा, आधा वो फिर से रिसाइकल हो जाएगा, यानी फिर से उसमें कोशिकाएं बनने लगेंगी। परंतु ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेन में
अगर आपकी कोई भी कोशिका डैमेज हो जाती है तो वो रिसाइकल नहीं होगी, ठीक है, वो दोबारा से नहीं बनेगी। इसलिए कहा जाता है जब भी गाड़ी या फिर कोई भी परिवहन चलाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। हम अगर जो टू व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, ठीक है। फोर व्हीलर चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेन में कुछ हुआ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए हमें रोड नियमों का जितने भी हो सबका पालन करना है। अपने सिर में कोई भी चीज़ से चोट नहीं लगनी चाहिए। एक बार चोट लगी तो फिर अब क्या होगा वो आप उसके बाद समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होती है, लीवर क्या कोशिका पाई जाती हैं, यानी लीवर में क्या होती है, रिसाइकल कोशिका पाई जाती है, पर ब्रेन में कोशिका नहीं पाई जाती हैं, वो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नोट, यहीं पर अगर जो हम देखें तो कैंसर की भी बात आ जाती है, ठीक है। कैंसर क्या है, तो कैंसर क्या है वो हम समझ देंगे अगले पार्ट में। यहाँ पर हम समझ ले थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगे, इतनी तेज़ी से होने लगी कि कोशिका वहाँ पर बहुत तेज़ी से बनने लगे, जब ये कोशिका अपने एक स्थान पर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। इसमें क्या होती है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगती हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का जन्म होता है, और जन्म होता है तो उसी को कहते हैं कर्क रोग यानी कैंसर, ठीक है। कैंसर के बारे में हम आगे समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आगे डिसीज जब पढ़ाएंगे तब समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे थोड़ा और समझते हैं। देखिए आप समझिएगा, अंत प्रदत्त जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखते हैं इसमें क्या होता है, ये सहायता क्या करती है, इसको कुछ नहीं, ये केवल आंतरिक कंकाल बनाती है, ठीक है। ये आंतरिक कंकाल समझते हैं ना, अंदर का, ठीक है। आंतरिक मतलब अंदर के कंकाल को वो करती है, निर्माण करती है। जिसे हम समझे स्मूथ ईयर का मतलब समझे ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ ईयर यहाँ समझते हैं कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। इसमें ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम। और ये जो होता है क्या होता है, ये पूरा कैसा भाग है, एक तो रफ है और एक स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ मतलब पूरा खाली और रफ मतलब थोड़ा भरा होता है उसमें, ठीक है। अब ये होता है दो प्रकार से, ठीक है। तो जो रफ वाला है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो स्मूथ वाला है वो क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो कार्य हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करना, दूसरा वसा का निर्माण करना। इसके दो काम होते हैं, ठीक है। सहायता प्रदान करता है आंतरिक कंकाल में, ठीक है। उसके बाद समझते हैं राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम को हम प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेट, क्या कहते हैं, प्लेट। प्लेट क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो वो करता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। अब अगर जो देखा जाए तो राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। तो अब समझते हैं हम सेडिमेंटेशन, ठीक है, कैफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट्स, ठीक है। इसके बाद समझते हैं, तो कुछ कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं और यूकैरियोटिक होती है। कुछ कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। देखो प्रोकैरियोटिक का हम थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करें तो जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। और जिन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं, समझ गया। अब यहाँ पर एक भी और समझ लीजिए कि जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे उसमें कोशिका भित्ति जिसमें नहीं पाई जाती है उसे प्रोकैरियोटिक, और जिसमें पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। इतना समझ गया। ये एस का मतलब होता है कि इसमें जो है इतने सारे कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है। 80S और 70S, ठीक है। 70S प्रोकैरियोटिक में होती हैं और 80S किस में होते हैं, यूकैरियोटिक में होती हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं, ठीक है। हमने उसके पहले अंतःप्रद्रव यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर राइबोसोम के बारे में पढ़ा, ठीक है। समझते हैं फिर अगला, ठीक है। अब समझेंगे हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता वो समझते हैं। देखो सर्वप्रथम जो न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज करने वाले थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन,
तो कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? तो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। हर क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल होता है, यानी सेल का जो होता है दिमाग होता है, यानी सेल में जो पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये पूरी जो सेल होती है उसको कंट्रोल में रखता है कि वो सब जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको सबसे कहता है कि ठीक तरह से काम करो। ठीक है, यानी उसका काम क्या है? समझाना कि भैया तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे करो, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो। ठीक है, उसका काम होता है केवल समझाना, ताकि सही तरह से सब काम कर सके नियम के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको कंट्रोलन कहते हैं। कंट्रोलन मतलब ये सब पर नियंत्रित रखता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। अब उसके बाद होता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है वो समझते हैं। क्या क्या पाया जाता है? तो वो डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम, और फिर ये कंट्रोलन और पेरिन ऑफ सेल। ठीक है, तो डीएनए केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, आप लोग को पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए ज़रा, क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसका हो गया डीएनए का, उससे आरएनए को कहता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप देखते हैं जो केंद्रक होता है वो जो होता है लगभग 80% जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक, केंद्रक में क्या होता है? 80% प्रोटीन होती है और शेष बचा 10% वो होता है डीएनए और 10% आरएनए होता है। ठीक है, समझ गया? पूरा 100% हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम? यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो इसका काम क्या होता है? इसकी खोज की थी डी डूबे ने। इसकी खोज किसने की थी? डी डूबे ने। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है? जल अपघटन घटन एंजाइम है। क्या एक प्रकार का एंजाइम था, ये तो हमने पहले बताया। क्या करता है? जल अपघटन करता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपघटक करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? कोशिकीय पाचन, यानी इसमें क्या करता है? कोशिका खुद से पाचन करती है। उसके बाद इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या। जब कोई अंग लाइसोसोम की बात नहीं मानता है या फिर उसमें सही से काम नहीं होता है तो वो क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? जब कहीं भी हमारे कोशिका पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर काला काला हो जाता है। वहाँ पर क्या किया है? वो कोशिका जितनी थी मर गई। अब क्या करेंगे? वहाँ पर लाइसोसोम अपना आत्महत्या करना स्टार्ट कर देगा। वो धीरे धीरे लाएगा सबको और आराम से कहेगा कि सब लोग अपना अपना काम करो। ठीक है, तो वहाँ की जो डैमेज कोशिकाएं हैं वो ठीक होने लगती हैं। जब कोई बात नहीं मानता है तो लाइसोसोम फट जाता है, यानी इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है, इतना समझ गया? उसके बाद उसमें होता है एटम बम। इसको एटम बम भी कहा जाता है, फट जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हम जब आगे उसमें रक्त के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि रक्त क्या होता है, आरबीसी क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम समझते हैं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है और प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? या स्प्लीन यानी प्लीहा में जाता है। क्या होता है? लाइसोसोम कहाँ जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा में जाता है। आगे देखते हैं, अब हम लोग समझेंगे प्रोटोप्लाज्म बारे में, यानी जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में 80% जल होता है। कितने परसेंट जल होता है? तो वो 80% जल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? नामकरण। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? तो वो किया था पुरकिंजे ने। नामकरण किसने किया था? तो वो किया था पुरकिंजे ने, यानी इसका नाम रखने वाले क्या थे? तो वो थे पुरकिंजे। ठीक है, अभी क्या होती है? कलरलेस होती है, यानी इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, रंगहीन होती है। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? तो वो होता है रंगहीन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? रंगहीन होता है। उसके बाद देखो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जीव द्रव था और ये कोशिका द्रव है। ठीक है, अंदर देखते हैं केंद्रिका द्रव। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोशिका के बारे में आते हैं। देखो तो पहले कोशिका द्रव है यानी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, दूसरे में है केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये जो अंदर का है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म और जो ये बाहर के एरिया में दिखाई दे रहे हैं आपको ये है साइटोप्लाज्म।
ठीक है, ये बाहर में साइटोप्लाज्म है और अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम समझते हैं। अगला है सिल्का एंड फ्लैजिला। ठीक है, सिल्का एंड फ्लैजिला। तो ये क्या करता है, ये स्पर्म में गति करता है। ठीक है, ये स्पर्म क्या होता है, गति करता है, स्पर्म में गति करवाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसकी कैसी संरचना होती है, तो वो बालों की तरह संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, कुछ ऐसे प्रकार से इसकी क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, अगला है आउट इन प्लाज्म पार्ट। इसके जितने आउट इन पार्ट हैं वो सारे के सारे सबसे अलग हैं। ठीक है, अब समझते हैं मोमेंट एंड फीडिंग। इसमें जो है गति भी होती है और ये आपस में चलते भी हैं। ठीक है, फ्लैजिला एंड सिला, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला एंड सिला हमने पहले समझ लिया। ठीक है, उसके बाद समझते हैं लवण यानी प्लेस्टेड, यानी लवण के बारे में समझते हैं। ओनली प्लांट यानी जो लवण है यानी प्लेस्टेड है, वो केवल किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, इसके तो इसमें पहला था क्रोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और फिर तीसरा जो है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब एक एक समझते हैं। जो क्रोप्लास्ट है वो है हरित लवण। ठीक है, ये पत्ती तना भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अवर्णित लवण होता है, यानी ये जड़ मूल और इसमें क्या करता है, जल का संग्रहण करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ठीक है वर्णिक लवण, ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है कि कोशिका का रंग कैसा होगा। ठीक है, लवण का रंग प्रदान यानी ईजी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, रंग प्रदान। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, कैरोटीन लेंगे और फिर बीटानोन लेंगे और फिर लाइकोन पेन लेंगे और फिर जंथोफिल लेंगे। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण जो है गाजर का कैसा रंग होता है। ठीक है, बीटानोन यानी चुकंदर जो होता है वो बीटानोन के कारण होता है लाल। ठीक है, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जंतोफिल के कारण होता है। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जंतोफिल के कारण होता है। ठीक है, अगला है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, केंद्र में उपस्थित, ये क्या होता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं केंद्र में। ठीक है, उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए और जीन तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, मानव में कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र, तो होते 46 जोड़े, 46, ये 30 जोड़े होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र 46 होते हैं, इनको जोड़े में अगर करेंगे तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा समझते हैं। मेल में जो होते हैं ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं, और क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं मेल में। ठीक है, यानी एक्स और वाई। ठीक है, एक्स कितने होते हैं, 44 होते हैं, और वाई कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसको जो पहला वाला होता है इसको कहते हैं ऑटोसोम, और दूसरा वाला जो होता है उसे कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं फीमेल में भी वैसे ही पूरा कुछ इसमें बदला नहीं। देखो, एक्स में जो गुण होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और जो फीमेल होता है उसमें एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, यानी जो लड़का होना है वो किस पर निर्भर करेगा, लिंग किस पर निर्भर करेगा, तो वो करेगा मेल पर। ठीक है, मेल पर लिंग निर्धारित होगा कि जो लड़का है वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा, यानी संतान लड़की होगी या फिर लड़का होगा, वो कौन डिसाइड करता है, तो वो करता है मेल। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल सेल। ठीक है, और प्लांट सेल समझ लिया था हमने। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत है। स्मॉल यानी गोल। ठीक है, इसमें जो एनिमल की बात करें तो उसमें ये स्मॉल और वेहिकल्स क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल और छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिला एंड फ्लैजिला और लाइकोसोम। ठीक है, ये तो होती हैं इस एनिमल में। ठीक है, और क्या होता है, इसमें झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होता है, और एटीएस वो होता है। एटीएस में क्या होता था, यूकैरियोटिक होते थे। ठीक है, इसमें गोल्गी बॉडी होता है, केंद्रक होता है, और जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लार्ज होता है। वो एनिमल सेल क्या थी, वो छोटी थी, और ये जो प्लांट सेल है वो क्या है, बड़ी है। ठीक है, और ये कैसी होती है, चौकोर होती है। ये कैसी होती है, छोटी होती है। एनिमल सेल के बारे में बात करें तो वो छोटी होती है, और प्लांट सेल के बारे में करें तो ये चौकोर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वोकल्स। इसमें वोकल्स कितना होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसमें वोकल्स छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। इसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, और प्लांट होता है। ठीक है, ये होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, इतना ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं क्या सेल। हमने अभी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बता ही दिया था, पर अब यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या था,
देखते हैं। जिसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाए उसे प्रोकैरियोटिक, जिसमें पाई जाए उसे यूकैरियोटिक। इतना था। और इसकी क्या करते हैं, इसको हम देख सकते हैं और इसे नहीं देख सकते। ठीक है, हम देखते हैं आरंभिक कोशिका। ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, आरंभिक कोशिका होती है, यानी जो प्रारंभ होती है। ये क्या होती है, अविकसित होती है, मतलब ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये केवल मुख्य अंग होता है। ठीक है, उसके बाद नील हरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें प्लांट आते हैं। ठीक है, और जंतु आते हैं, दोनों आते हैं। इसमें प्लांट और जंतु दोनों आते हैं यूकैरियोटिक। उसमें केवल क्या आता है, उसमें केवल और केवल कीड़े मकोड़े आते हैं, यानी मतलब जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो आते हैं प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में प्लांट और जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक, ठीक है, एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।